टाइम स्किप बोरुतो एक गॉड लेवल का कैरेक्टर बनने वाला है, क्योंकि अब तक हमें जितनी भी पावर इसके पास देखने को मिली है वो इसको काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बना देती है। और वो भी इतना कि टाइम स्किप से पहले ये जिस कैरेक्टर को छू भी नहीं पाता है उसको आते ही इसने काफी गंदे तरीके से धो दिया होता है। और वो भी इतना कि वो कैरेक्टर विलेज से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। मतलब अगर मैं कोड होता तो मैं इतनी गंदी बेइज्जती तो कभी नहीं सहता। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि हमारे बोरुतो कौन कौन सी पावर्स को यूज कर सकता है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है टाइम स्किप के बाद। क्योंकि अगर आप उसकी ब्लड लाइन को देखो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो है उजुमाकी एंड हमारा ह्यूगा क्लैन से। जहां पे उजुमाकी क्लैन जाना जाता है अपने स्ट्रॉन्ग चाक्रा रिजर्व के लिए, जो हमने बोरुतो के पास देखा है कि उसने अकेडमी को ज्वाइन करने से पहले ही एक नहीं बल्कि चार क्लोन बनाना सीख लिया था, जबकि नारुतो अकेडमी में होने के बाद भी नहीं बना पाता था। और दूसरी तरफ ह्यूगा क्लैन जाना जाता है अपने चाक्रा कंट्रोल के लिए, जहां हमने सीरीज के अंदर देखा है कि बोरुतो टाइजुत्सु तो यूज कर ही सकता है, लेकिन वो बहुत सारी सिचुएशन में काफी ज्यादा कामनेस के साथ एक्ट करता है। लेकिन अगर आप बात करो टाइम स्किप के बाद के बोरुतो की, जो एक कोल्ड बैडएस कैरेक्टर बन चुका है, जो प्री टाइम स्किप से पहले वाले बोरुतो से काफी ज्यादा अलग है। क्योंकि तब बोरुतो सिर्फ हमारे राशिंगन को यूज कर सकता था। हाँ, ये माना कि वो काफी सारे मल्टीपल वेरिएंट्स को यूज कर सकता था जो बहुत ज्यादा कमाल के थे, लेकिन हमारा जो टाइम स्किप का बोरुतो है ही इज फकिंग क्रेजी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बोरुतो ने जितने भी तरह के राशिंगन को सीरीज के अंदर यूज करके दिखाया है, मतलब उनके मल्टीपल वेरिएंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। जिसमें से नंबर 1 पे देखने को मिलता है वेनिसिंग राशिंगन, जो बोरुतो तब यूज कर पाता है जब वो हमारे सास्के के साथ ट्रेन कर रहा होता है। और क्योंकि हमारे बोरुतो ऑलरेडी चाक्रा के जो नेचर है उनको काफी अच्छे तरीके से यूज कर पाता है, इसलिए वो इसको जल्दी से मास्टर कर लेता है। दूसरा आता है उसका विंड स्टाइल राशिंगन, जो उसने खुद बनाया था जस्ट लाइक नारुतो के विंड स्टाइल राशिन शुरिकेन की तरह, जिसको यूज करने के बाद उसके हाथों पे भी अच्छा खासा डैमेज देखने को मिलता है। और तीसरा है उसका राशिन डन, जहां राशिंगन ऑलरेडी काफी ज्यादा चाक्रा को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से उसका अच्छा खासा डैमेज देखने को मिलता है। लेकिन राशिन डन में वो और भी ज्यादा छोटा हो जाता है और भी ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, जिसके चलते वो उसे एज अ बुलेट की तरह यूज कर सकता है। लेकिन इसको सिर्फ अभी तक मोमोशिकी ने ही यूज करके दिखाया है, जब वो बोरुतो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल पा लेता है। एंड फोर्थ हमें देखने को मिलता है जायंट राशिंगन, जो बोरुतो ने तब यूज किया था जब वो मोमोशिकी के साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन हाँ, उसने ये अकेले नहीं बनाया था, इसके अंदर नारुतो का भी चाक्रा इंक्लूड था। लेकिन हाँ, हमारे मोमोशिकी ने बोरुतो की बॉडी में होकर इसको काफी बार यूज करके दिखाया है। तो डेफिनेटली टाइम स्किप के बाद हमारा बोरुतो दोनों राशिन डन एंड जायंट राशिंगन को यूज कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी कार्मा पावर्स के ऊपर भी कंट्रोल पा लिया है। अब बात करें टाइम स्किप के बाद की कुछ पावर्स के बारे में, जिसमें हमें काफी सारी तो कंफर्म करके देखने को मिल चुकी हैं एंड कुछ के तो हिंट देखने को मिल गए हैं। तो हम दोनों तरह की पावर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से नंबर 1 पे हमें देखने को मिलता है राशिंगन। आपको क्या लगा हम टाइम स्किप के बाद राशिंगन से ओवर हो चुके हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये राशिंगन बोरुतो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट राशिंगन है, जिसके अंदर वो खुद राशिंगन बन जाता है, जहां पे उसने इसका नाम राशिंगन उज़ुहिको बताया है। और उज़ुहिको का मतलब ही होता है स्पेस एंड द यूनिवर्स, जिसमें हमारा बोरुतो अर्थ की जो रोटेशन होती है उससे बनने वाली काइनेटिक एनर्जी को एज अ चाक्रा की तरह यूज करता है। और जिस अपोनेंट के ऊपर वो इस टेक्निक को यूज कर देता है वो कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका बैलेंस हमेशा डगमगाता ही रहेगा। और इसका जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो हमेशा परमानेंट रहता है। सो वंस अ कैरेक्टर इज हिट बाय दिस टेक्निक ही इज ओवर। अब ये जो टेक्निक है बेसिकली तब तक काम करती रहेगी जब तक हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती रहेगी, तब तक चाक्रा बनता रहेगा और इस टेक्निक का असर होता रहेगा। और हमारी अर्थ रोटेट करना तो बंद नहीं करने वाली है, तो इसका असर भी जल्दी से खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर बोरुतो चाहे तो वो इसे खुद से कैंसिल आउट कर सकता है, जैसे हमने चैप्टर 4 के अंदर देखा था कि वो कोड के ऊपर से इसके असर को खत्म कर देता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। तो आप समझ सकते हो कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। एंड इसके बाद नंबर 2 पे जो टेक्निक देखने को मिलती है वो है बोरुतो की फ्लाइंग टेक्निक। अब हमने सीरीज के अंदर ऐसे कई मोमेंट्स में देखा है कि ओत्सुकी क्लैन के जितने भी मेंबर हैं वो उड़ सकते हैं, लेकिन हमारा बोरुतो टाइम स्किप से पहले तो हमें तभी उड़ते हुए देखने को मिला है जब हमारे मोमोशिकी ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था।
लेकिन हाँ, हमारे टाइम स्किप के बाद हमारा बोरुटो जो है कारमा की पावर्स को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, तो डेफिनेटली वो फ्लाइंग टेक्निक को भी यूज कर सकता है, क्योंकि अब वो अपनी कारमा पावर्स को एज अ वेपन यूज करने वाला है। और इसका हिंट हमें चैप्टर 4 के अंदर भी देखने को मिला था, जब वो फ्लाइंग रेजिन टेक्निक को यूज करने वाला था, तो वो ऑलरेडी हमें स्काई के अंदर देखने को मिलता है जब वो हैंड साइन को परफॉर्म कर रहा था। इसका मतलब वो भी उड़ सकता है। एंड इसके बाद नंबर 3 पे हमें देखने को मिलती है फ्लाइंग रेजिन गॉड टेक्निक, जिसमें बोरुटो मिनाटो की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे इजिली टेलीपोर्ट कर सकता है, जो बोरुटो से पहले सिर्फ मिनाटो एंड टोबिरामा ही यूज कर सकते थे। लेकिन बोरुटो इस टेक्निक को एक और लेवल अप करके दिखाने वाला है, क्योंकि देखो मिनाटो तो काफी बेहतरीन तरीके से इसे यूज करके दिखाता ही था, लेकिन जब ड्यूरिंग द इंटेंस फाइट वो इसको एकदम से यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि इसको यूज करने के लिए चाक्रा को सेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पे वो टेलीपोर्ट करना चाहता था, और हमारा अपोनेंट उसको इतना मौका नहीं देगा कि वो इजिली चाक्रा को डिटेक्ट कर सके। इसलिए वो क्या करता था, अलग अलग जगह पे कुनाई अपने पहले से ही अवेलेबल रखता था ताकि वो उस कुनाई के ऊपर टेलीपोर्ट कर सके डायरेक्टली, जिसकी वजह से उसको येलो फ्लैश निंजा कहा जाता था। वहीं बोरुटो ड्यूरिंग दी फाइट भी काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट कर लेता है। जैसे जब उसके ऊपर बग ने अटैक करने की कोशिश की थी, तो उससे बचने के लिए बोरुटो ने एकदम से इस टेक्निक को यूज करके उसके पीछे टेलीपोर्ट कर लिया था, और उसके लिए उसने किसी भी तरह का कोई कुनाई यूज नहीं किया था। लेकिन हाँ, वो चैप्टर के अंदर खुद ये चीज बोलता है कि उसने अभी तक इस टेक्निक को अपने दादा की तरह यानी कि मिनाटो के जितना लेवल अप नहीं कर रखा है। लेकिन ऑब्वियसली जितनी भी टेक्निक को बोरुटो ने सीखा है वो उसको एक और एडवांस वर्जन के साथ यूज करता है, क्योंकि बोरुटो भी मिनाटो की तरह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है जो किसी भी टेक्निक को काफी जल्दी सीख जाता है। तो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर हमारे वो गोकू की तरह इंस्टेंट ट्रांसमिशन की तरह इस टेक्निक को यूज करने वाला है, जो उसको एक अपर हैंड प्रोवाइड कराएगी ड्यूरिंग इंटेंस फाइट। एंड इसके बाद नंबर 4 पे हमें देखने को मिलती है बोरुटो की सेज पावर्स। देखो चैप्टर 4 के साथ ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि हमारे बोरुटो को कासिन कोजिन ने भी ट्रेन किया है, जो एक तरह का क्लोन है हमारे जिराया सेंसे का, जो जाने जाते थे सेज पावर्स के लिए। अब अगर हमारे कासिन कोजिन ने बोरुटो को इतने टाइम से ट्रेन किया है, तो उसने बोरुटो को नेचर के चाक्रा को कंट्रोल करना भी सिखाया होगा, और इसी वजह से वो रासिंगन उज़ुहिको को यूज कर सकता है, क्योंकि जो अर्थ से बनने वाला चाक्रा बोरुटो यूज करता है वो भी एक तरह का नेचर का ही चाक्रा है, जिसे वो तभी यूज कर सकता है जब उसकी एक अच्छी खासी कमांड हो नेचर के चाक्रा के ऊपर, जिसे वो डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर जरूर यूज करने वाला है। एंड इसके बाद नंबर 5 पे हमें देखने को मिलता है उसका सेंजित्सु, जो होता है एक्चुअली शॉर्ट फाइट टेक्निक। देखो सास्के हमेशा अपने साथ एक स्वॉर्ड को कैरी करके चलता है, जिसके साथ हमने उसकी काफी सारी इंटेंस बैटल देखी है, और टाइम स्किप के बाद बोरुटो ने भी एक स्वॉर्ड कैरी करना शुरू कर दिया है, जस्ट लाइक हिज मास्टर सास्के उचिहा। जहां हमने ये चीज चैप्टर 2 के अंदर ही देखा था कि जब उसके ऊपर कोड अटैक करने की कोशिश करता है तो वो उसको अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है, जो ये बताता है कि सास्के के साथ ट्रेनिंग करते हुए हमारे बोरुटो ने सेंजुत्सु को भी डेफिनेटली मास्टर किया होगा, तभी वो इतना कॉन्फिडेंट होके इस स्वॉर्ड को कैरी कर सकता है। एंड इसके बाद नंबर 6 पे हमें देखने को मिलती है बोरुटो की फ्यूचर साइड। देखो बोरुटो की फ्यूचर साइड यूज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके 2 रीजन है। पहला, मोमोसेकी ने शुरुआत में ही बोरुटो को ये चीज बता दी थी कि उसकी जो जोगन आई होने वाली है वो एक दिन उसका सब कुछ छीन लेगी, और क्योंकि हमारा बोरुटो अब कारमा पावर्स को एज अ वेपन की तरह यूज करता है, तो डेफिनेटली उसने भी इसको यूज करना सीख लिया होगा, या वो शायद इसे ऑलरेडी यूज भी कर चुका है, जिसके हिंट हमें चैप्टर 3 के अंदर देखने को मिलते हैं, जब वो कोड को ये चीज बार बार समझाने की कोशिश करता है कि हमारा 10 टेल फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, लेकिन ये चीज कोड को समझ नहीं आ रही होती है, और ये चीज ये भी हो सकती है कि शायद ये बोरुटो के इंस्टिंक्ट की वजह से उसे ये पता लग चुका होगा। लेकिन हाँ, उसको ये चीज का आइडिया जरूर लग जाता है। अब उसे एक्चुअली में ये नहीं पता होता है कि कब क्या होने वाला है, लेकिन हाँ बोरुटो ये भी यूज कर सकता है। एंड इसके बाद नंबर 7 पे हमें देखने को मिलती है उसकी जोगन आई, जो एक काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन है शारिंगन एंड ब्याकुगन का, जहां पे वो दोनों तरह की चीजों को यूज कर सकता है, और इसके अंदर वो सभी तरह के चाक्रा को भी सेंस कर सकता है, चाहे वो नेगेटिव और इविल चाक्रा ही क्यों ना हो। अब ये आई बहुत सारी कमाल की चीजें और भी कर सकती है, जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो के अंदर बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के ऊपर लाइक जरूर करना, एंड ऐसे ही वीडियो को और देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।